हाय दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो देखिए, कैलकुलस में पिछले लेक्चर में हम लोग जान रहे थे कि डिफरेंशिएशन के बारे में जाने थे, उसका जो फॉर्मूला होता है उसके बारे में जाने थे। लेकिन पूरे डिफरेंशिएशन के बारे में एक क्लास में जानना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए उसका जो शॉर्ट फॉर्म में पूरा जान लिए थे, उसका फॉर्मूला जो फिजिक्स में यूज होने वाला है। इसी तरह से इंटीग्रेशन में जो शॉर्ट फॉर्मूला है जो फिजिक्स में यूज होने वाला है उसी के बारे में जानेंगे। इंटीग्रेशन देखिए, इंटीग्रेशन में भी दो तरह के होते हैं। देखिए, एक होता है डेफिनिट इंटीग्रेशन, एक होता है इंडेफिनिट इंटीग्रेशन। पहले हम लोग इंटीग्रेशन के बारे में जानते हैं। चलिए देखते हैं कि इंटीग्रेशन क्या होता है। देखिए, आप लोग तो अभी थोड़ा देर कल के लेक्चर में डिफ्रेंसिएशन जाने थे। अब इंटीग्रेशन क्या होता है तो देखिए, इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन क्या होता है? इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन जो होता है वो डिफरेंशिएशन का पूरा रिवर्स प्रोसेस होता है, पूरा उल्टा प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए एक इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के बारे में चलते हैं। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन, मान लीजिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, इसका क्या कहता है? हमको डी वाई बाई डी एक्स निकालिए। ये आपको पिछले लेक्चर में बताया गया था। तो डिफरेंशिएशन ऑफ y इक्वल टू साइन एक्स है, तो y की जगह पर साइन एक्स है, तो साइन एक्स का पूरा साइन एक्स होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। ओके, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएशन तो इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन को कैसे इंडिकेट किया जाता है? देखिए, इंटीग्रेशन का जो साइन होता है इसे होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन में अपर लिमिट भी होता है और लोअर लिमिट भी होता है। अपर लिमिट को ऊपर लिखते हैं और लोअर लिमिट को नीचे लिखते हैं। ये हम पहले जानते हैं यही इसी के बारे में। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स किया है तो कॉस एक्स आया। फिर अगर हमको कोई कहे कि कॉस एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए, इंडिफिनिट इंटीग्रेशन है। इंडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन समझ लीजिए। इंटीग्रेशन इंडिफिनिट और डिफिनिट कब होता है? इंडिफिनिट इंटीग्रेशन जो होता है उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन है तो उसमें अपर लिमिट और लोअर लिमिट का वैल्यू रहता है। बता देगा था इंटीग्रेट करना है कितना से कितना के लिमिट होता है उसका, जो इतना से इतना के बीच में लिमिट करना है। जैसे यहाँ मान लो 5 से 7 दे देगा, आपको 5 से 7 के बीच में ही इसको रहने देना। उससे न ज़्यादा करना है ना उससे कम करना है, उसी के बीच में जो करना है वो करना है। लेकिन डिफिनिट इंटीग्रेशन में ऐसा कुछ नहीं होता है। तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? पता ही होगा आप लोगों को, साइन एक्स। साइन एक्स का जो डिफरेंशिएशन होता है, अगर कॉस एक्स होता है तो कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स होगा। देखिए, इसी तरह आप लोग y बराबर मान लो कॉस एक्स है और y बराबर कॉस एक्स, इसका हम क्या निकाले? डी वाई बाई डी एक्स निकाले। तो कॉस एक्स का क्या होता है? माइनस साइन एक्स होता है। तो माइनस यहाँ पर भी है। तो अगर ऐसा कहे कि कॉस एक्स का अगर अगर कॉस एक्स का हम निकाले हैं क्या? डिफरेंशिएशन। तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा? साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन एक्स तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स। इसी तरह इसके जो सारे फॉर्मूले हैं वो हम आपको अभी बता रहे हैं, तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, इस फार्मूला को हम लोग लिख चुके हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, कम समय में हमको लोग को बहुत ज़्यादा काम करना है, इसीलिए इस लेक्चर को थोड़ा छोटा करने के लिए इस फार्मूला को लिख चुके हैं। अब देखिए, ये जो इंटीग्रेशन होता है डिफरेंस डी एक्स का इंटीग्रेशन सिर्फ एक्स होता है, क्योंकि इसमें डी एक्स लगाया जाता है। जैसे डी वाई बाई डी एक्स उसका फॉर्म है ना, इसी तरह इसका डी एक्स है। अब देखिए एक्स टू द पावर एन डी एक्स, इसका फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है एक्स टू द पावर, ये जो यहाँ पर एक्स रहेगा, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ, इसको कैसे पढ़ा जाता है?
इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स इजिकल टू एक्स टू द पावर एन प्लस वन बाई एन प्लस वन। यहाँ से ये एकदम सिंपल है। जैसे देखिए अगर यहाँ पर एक रहता है और इसके बाद कुछ नहीं रहता है, यहाँ डी एक्स के पहले कुछ नहीं रहता है तो वन रहता है, इसलिए इसका एक्स हो गया। मान लीजिए अगर इंटीग्रेशन ऑफ ब्लैक पेन से करते हैं, देखिए एक्स टू द पावर एन है, मान लो एक्स के पावर 2 हो गया और डी एक्स हो गया। इसी के फॉर्म में है, पूरे इसी के फॉर्म में था। इसका कैसे सॉल्व इसको कर सकते हैं आप बताइए? आप लोग तो समझ गए होंगे, लेकिन देखिए एक्स टू द पावर 2 डी एक्स है, एक्स टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1, यानी कि एक्स 2 1 और 3, एक्स टू द पावर 3 बाई 1 होगा, सॉरी, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? एक्स टू द पावर 3 बाई 3, एक्स टू द पावर 3 बाई 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह इसका क्वेश्चन जो होता है ना, इसी तरह होता है। आपको 12 में एकदम डिटेल से पढ़ाया जाएगा, लेकिन इसमें फिजिक्स में थोड़ा ही यूज होता है, इसलिए आपको ये फॉर्मूला ध्यान देते हैं। ये पूरा फिजिक्स में मतलब इंटीग्रेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसको आप लोग लिख सकते हैं VVI फार्मूला। इसको जरूर से जरूर याद रखिएगा, जिंदगी भर काम देगा। जिंदगी भर मैथ पढ़िएगा तो जिंदगी भर काम देगा। देखिए इंटीग्रेशन ऑफ सी यू डी एक्स है, होयर सी क्या है यहाँ पर? होयर सी इजकल टू कॉन्स्टेंट है, यहाँ पर सी कॉन्स्टेंट है। अगर मान लीजिए कहीं इंटीग्रेशन दे दिया, सी कॉन्स्टेंट है 5x dx, 5x dx दे दिया, तो ये 5 जो होता है इसको हम लोग बाहर निकालेंगे और फिर x dx। अब देखिए 5 बाहर निकल गया, x dx का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डिफरेंशिएशन नहीं, इंटीग्रेशन पूछ रहे हैं। इंटीग्रेशन क्या होगा x dx का? x dx का इंटीग्रेशन होगा क्योंकि x के पावर 1 है और ये टूटेगा किस फॉर्मूला पर? तो इसी फॉर्मूला पर। इसीलिए इसको भी लगभग क्वेश्चन आधा बनेगा, आधा के बाद कुछ क्वेश्चन बन जाएगा, थोड़ा बनाइएगा, उसके बाद इस फॉर्मूला पर आ जाएगा। बहुत ऐसा क्वेश्चन है कैलकुलस के इंटीग्रेशन में, बहुत ऐसा क्वेश्चन आपको आएगा जो इसी फॉर्मूला से बनेगा। तो यही देखिए एक्स टू द पावर 1 है और डी एक्स, इसको इस पर नहीं, इस पर तो सीधे है कि डी एक्स का डिफ्रेंसिएशन एक्स हो गया। मान लो अगर 5 डी एक्स है, अगर इसका डिफ्रेंसिएशन तो 1 हो गया, 5 कॉन्स्टेंट है, निकल गया डी एक्स आया, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 5x। क्यों? क्योंकि इसके पास 1 था तो 1 यहाँ पर नहीं लिखा है। अगर देख लीजिए यहाँ पर 1 है और यहाँ पर अगर 5 है तो यहाँ पर 5x हो गया, क्योंकि dx का इंटीग्रेशन जो होता है 1 होता है और 5 कांस्टेंट है जो हम बाहर पहले निकाल चुके हैं, इसीलिए यही है इसका। यहाँ पर c जो है कांस्टेंट है और भी कोई वेरिएबल हो सकता है, वेरिएबल है तो c को बाहर निकाल दिया जाता है। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं क्योंकि और भी क्वेश्चन मतलब कि फार्मूला जो है उसको यहाँ पर समझाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए अब यहाँ पर तो यहाँ पर तक तो आप लोग देख लिए। अब देखिए u प्लस भी है, आप जब डिफरेंशिएशन का कर रहे थे, जब प्लस दिया रहता है तो उसको भी ऐड कर देते हैं, अलग अलग करके उसको भी ऐड करते हैं। इंटीग्रेशन में भी अगर u प्लस प्लस के फॉर्म में यानी कि ऐड के फॉर्म में इसको ऐड कर दिया देंगे, अलग अलग करके इसको ऐड कर दिया जाएगा। जैसे u प्लस भी है और dx, तो u अलग इंटीग्रेशन u dx प्लस इंटीग्रेशन v dx, जहाँ इसे देखिए 5x प्लस 7x dx, इसको कैसे कर सकते हैं? इसको कैसे कीजिएगा? तो इंटीग्रेशन आप ऐसे लिख सकते हैं, अलग अलग तोड़ दीजिए, 5x dx प्लस इंटीग्रेशन 7x dx। और अब आप इसको बना सकते हैं आसानी से, क्योंकि 5 कांस्टेंट हो गया, 5x dx क्योंकि कांस्टेंट बाहर निकल जाता है। देखिए ये एकदम चैन की तरह, चैन रूल है एक, तो ये यह जो होता है एकदम चैन रूल की तरह पकड़ता है, ऊपर वाला पकड़ेगा यहाँ तक। जैसे आप यहाँ तक पढ़े, यहाँ से ऊपर जितना फॉर्मूला है सब उस क्वेश्चन के अंदर, एक क्वेश्चन जो बनेगा उस क्वेश्चन के अंदर आपका जो जितना अभी तक पढ़े वो सब फॉर्मूला इसमें यूज हो जाएगा। देखिए 5 dx हो जाएगा प्लस 7 बाहर निकल गया, अब x dx हो गया ना। अब x टू द पावर 1 यानी कि x स्क्वायर बाई 2 इसका आंसर हो जाएगा। इस फॉर्मूला पर तो रहिएगा, क्या उतना करना जरूरी नहीं है, आप लोग तो अपने होशियार है, तो इसको कर लीजिएगा। ऐसे ही समझाने के लिए लिख रहे हैं, इसके बाद हम क्वेश्चन आपको लोग को बनाने के लिए देंगे।
जैसे पिछली बार भी डिफरेंशिएशन में दिए थे, आप लोग पूछे नहीं तो क्या बताए, सब बन गया होगा, क्या पूछेगा, एकदम सिंपल सिंपल क्वेश्चन था, अगर पूछता है तो बता देते। देखिए उसी तरह इंटीग्रेशन में है u माइनस वी, यानी कि जो माइनस में होता है उसको उसी तरह पूरा क्वेश्चन वही रहेगा, माइनस का जगह माइनस समझ सके होंगे। अब देखिए साइन एक्स डी एक्स अभी पता है, जहाँ इंटीग्रेशन के नीचे अभी लिखे कि साइन एक्स डी एक्स का जो होता है वो माइनस कॉस एक्स में होता है, क्योंकि यह इसका इंटीग्रेशन जो है डिफरेंशिएशन का एकदम रिवर्स प्रोसेस है, इसीलिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, ठीक है। कॉस, इसमें कोको नियम लगता है। देखिए डिफरेंशिएशन में जो होता है ना कोको नियम मतलब सी से जितना भी चालू होता है उसमें कॉस, आप लोग ऐसे पढ़ते हैं। अब कोको नियम क्या है, ये बहुत एक सुपर ट्रिक है, किसमें माइनस हो किसमें प्लस हो ये आप लोग डिसाइड नहीं कर पाते होंगे, जैसे फार्मूला याद करने में आप लोग को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता होगा, इसीलिए देखिए ये कोको नियम है, ये कोको नियम रूल। ये कोको रूल में क्या होता है, जैसे देखिए यहाँ पर डिफरेंशिएशन है, ओके, यहाँ पर इंटीग्रेशन है, और डिफरेंशिएशन हो गया और इंटीग्रेशन हो गया, ओके, ये कोको रूल है। अब मान लीजिए cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ cos x माइनस साइन x, यानी कि ये कोको रूल का पालन हो रहा है, cos x हो गया, cosec x हो गया, cot x हो गया, देखिए तीनों है, तीनों का डिफरेंशिएशन निकालिए। cos x का डिफरेंशिएशन माइनस में होता है, क्यों, क्योंकि उसका cos x का माइनस साइन x होता है, cos x का क्या होता है, तो cos x का जो होता है वो मतलब कि cos x इंटू cot x हो जाता है, तो ये माइनस cos x इंटू cot x होता है, और वो इसका cot x का माइनस cos x स्क्वायर x होता है, तो सब जो होता है वो माइनस में, इसका डिफरेंशिएशन का जो जितना का वैल्यू होता है इस तीनों का को नियम है, यानी कि माइनस में होता है। इसी तरह इसमें तो जिसका डिफरेंशिएशन करना होता है उसका कोको नियम का पालन होता है, मतलब कि इसका डिफरेंशिएशन करना है तो आंसर जो आएगा वो माइनस में आता है, लेकिन इसमें इंटीग्रेशन में क्या होता है कि जो आंसर में आता है, मान लो आंसर में अगर ये तीनों रहे तो उसका जो आंसर होता है वो माइनस में आ जाता है, अगर आंसर में ये तीनों रहे, उसमें क्वेश्चन में अगर ये तीनों रहे तो उसका माइनस में जाता है, और इस इंटीग्रेशन में इस तीनों को अगर आंसर में लिखा जाए तो इसका माइनस में आ जाता है, ओके। तो चलिए कोको नियम भी आप लोग समझ गए, हम लोग समझ रहे थे यहाँ पर माइनस किस लिए होता है, माइनस कॉस, ठीक है, वो अब सिर्फ बचा है क्या, साइन ए एक्स डी एक्स का माइनस कॉस ए एक्स डी एक्स क्या हो जाता है, माइनस कॉस एक्स बाई ए हो जाता है। ये कैसे हो जाता है, साइन एक्स का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस माइनस कॉस एक्स होता है, ये तो फिक्स है कि अगर साइन एक्स का किसी भी साइन एक्स का डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन होगा तो माइनस में होगा, कॉस में होगा। और ए एक्स बाई ए कैसे हो जाता है, देखिए इसका जो एंगल में आता है, ए जैसे एंगल है और इसमें कोई रियल नंबर है, ओके, इसमें एंगल है और इसमें कोई रियल नंबर है, तो एंगल में जो रियल नंबर होता है उसको वहां से बाई में नीचे कर दिया जाता है, और उस एंगल में वो रहता है, एंगल, ये बात नहीं है कि एंगल से गायब हो जाता है, एंगल में रहता है, उसके साथ साथ ही वो नीचे लिख दिया जाता है। जैसे देखिए हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं क्या, साइन और रियल नंबर जैसे 5x dx, एंगल में क्या है, इसके एंगल में 5 आ गया ना, तो इसको साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स हो जाता है, और कॉस एक्स के आने की ये पूरा एंगल के मतलब 5x, ओके। अब y में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5x है तो यहाँ पर 5 जरूर दे दीजिएगा, ये याद कर लीजिए। तो यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। इसको अब देखते हैं, ये हमारा 8वां नंबर का है जो कि cos x dx है। इसको हम आप लोग को पहले भी बता चुके हैं, cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, लेकिन अब इसको देखिए नीचे वाला जो है इंटीग्रेशन ऑफ, इससे पहले जब इंटीग्रेशन स्टार्ट किए थे तो उसी समय इसको हम बता रहे थे, लेकिन अब इसको देखिए, इसमें cos bx dx है और इसको क्या है sin bx by b होता है।
देखिए cos x कैसे हो जाता है, cos x का जो डिफरेंस इंटीग्रेशन होता है वो sin x होता है, लेकिन cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x का sin x तो रहेगा ही। इसमें कोको नियम का पालन कर रहा है, वो देखिए कोको नियम का ही पालन कर रहा है, क्योंकि इसका में जो क्वेश्चन में है उसमें माइनस लगता है कब, जब इन डिफरेंशिएशन में रहता है। ये तो उल्टा होता है, इसीलिए इसमें माइनस नहीं लगा है, कोको नियम का पालन कर रहा है क्वेश्चन में, इसलिए इसमें नहीं लगा। अगर इंटीग्रेशन में रहता तो डिफरेंशिएशन में रहता है यहीं, और कॉस का डिफरेंशिएशन रहता तो माइनस साइन एक्स होता ना। तो देखिए अब एक कॉस एक्स, अब देखिए इसी तरह एक एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। क्या, अब मान लीजिए कि एक है cos 7x dx हो गया, ओके, और इस cos 7x dx हो गया, और इस cos 7x dx को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। तो देखिए cos x का क्या हो जाता है, sin x हो जाता है, होता है ना भाई। अरे भाई साहब cos x का जो इंटीग्रेशन होता है वो sin x ना होता है, तो sin x हो गया, और sin x के बाद sin सीधे से x नहीं है, क्योंकि x के जगह पर क्या है 7x है, तो यहाँ पर 7x हो जाएगा। और ये जो वेरिएबल के साथ जो एक रियल नंबर रहता है, ओके, उसको आप लोग नीचे लिख सकते हैं, जो सटल रहता है उसको सटल वाला को नीचे लिख सकते हैं। लेकिन अगर सीधे रहेगा, ऐसे मान लीजिए अगर 7x रहता प्लस 10 रहता, तब क्या लिखते आप, अगर इस जगह पर 7x रहता प्लस 10 रहता तो आप क्या कर सकते थे, आप 7x लिखते, ओके, प्लस 10 भी लिखते यहाँ पर, लेकिन नीचे सिर्फ 7 होता, क्योंकि यही है एगो है जो x से सटल है, दूसरा को वो नहीं है जो x से सटल है, ओके। तो आप लोग इसको समझ चुके होंगे। यहाँ पर अगर 7x का जगह पर 7x प्लस 7x रहता तो लिखते, अगर इस यहाँ पर भी x रहता तो तब लिखते, यहाँ पर सीधे इधर इसे होते 10 7 17x, यहाँ पर पागल होगा क्वेश्चन वाला। हाँ, कभी दिमाग मारने के लिए आपको दे सकता है कि 7 प्लस 10x दोनों को जोड़ के और नीचे 10 7 17x लिख सकते थे, ओके। तो चलिए देखिए, अब यह इसका इंटीग्रेशन आप बता सकते हैं, तो बताइए। इसमें बहुत आदमी को कंफ्यूजन हो जाएगा। देखिए ये जो dx का बाई dx है, इसका इंटीग्रेशन हम लोग निकालते हैं कैसे, dx किस फॉर्मूला पर, x के पावर -1, x के पावर -1 वाला फार्मूला पर हम लोग इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि आप लोग बचपन से पढ़े आते होइएगा, x के पावर बट्टा में है, ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x के पावर -1 हो जाएगा। तो यही है बात। अब देखिए इसी तरह से इसको हम लोग लिखते हैं इसी फार्मूला पर। तो इसका फार्मूला भी क्या लिखे थे हम, देखिए ध्यान से देखिए, एक फार्मूला था इंटीग्रेशन ओवर x टू द पावर n dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। ये एक फार्मूला था ना, ये एक फार्मूला था। अब इसी फार्मूला पर हम इसको सेट कर रहे हैं। तो x के पावर 1 -1 और प्लस 1 बाई -1 प्लस 1। और देखिए x के पावर 0 1। एक बात जान लीजिए, अगर 0 से किसी भी संख्या में डिवाइड करते हैं तो डिफाइन नहीं होता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। लेकिन देखिए एक बात ध्यान से देखिए, आप बहुत कम लोग जानते होंगे कि 1 में 0 से भाग देते हैं तब क्या होता है, और 0 में 1 से भाग देते हैं तब क्या होता है। ये दोनों अलग अलग है या एक ही है। तो देखिए ये जो है, अगर हम लोग 0 से 1 में भाग देंगे और 1 से 0 में भाग देंगे तो क्या होता है, ये देखिए। अगर हम लोग 1 से 0 में 1 में 0 से भाग देते हैं, अगर हम लोग 1 में 0 से भाग देते हैं तो ये नॉट डिफाइंड होता है, नॉट डिफाइंड। यानी कि आप इसको लिख सकते हैं अनडिफाइंड, इसी को नॉट डिफाइंड को क्या कहते हैं, अनडिफाइंड कहते हैं। लेकिन अगर हम लोग ऐसा कहें कि 0 में अगर 1 से डिविजिबल है, 0 में 1, इसका आंसर क्या होगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। ये बात आप लोग कान खोल के सुन लीजिएगा, कान बंद होगा भी तो कान खोल के सुनिएगा, फिर बंद कर लीजिएगा, क्योंकि कान के अंदर ही रहेगा, ओके। तो देखिए आगे क्या बात भी हो सकता है, आगे हम लोग देखते हैं। यहाँ तक तो आप लोग समझ चुके होंगे।
तो देखिए अब हम लोग कहाँ से जा रहे थे कि ये जो है तो 1/0 हो गया, और 1/0 जब ही हुआ तभी अनडिफाइंड हो गया, और ये dx/dx, अरे भाई अनडिफाइंड कैसे हो सकता है, इंटीग्रेशन है, क्वेश्चन है, फॉर्मूला है, इसका आंसर और माइनस में हो गया, यानी कि इसी फॉर्मूला पर बैठेगा, फिर गलती कहाँ हो गया, इसका आंसर क्यों नहीं है, ये बात बताइए, इसका आंसर क्या होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। ओके, पीछे भी हम आगे यहाँ पर बहुत वीडियो को रोकिए, पॉज कीजिए, उसके बाद आप लोग बताएंगे, फिर आप लोग देखिएगा। तो देखिए ये जो है ना, इसका सीधे इंटीग्रेशन ऑफ dx/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाता है, log x हो जाता है। डिफरेंशिएशन से कंपेयर कीजिए, 1/x होता था किसका डिफरेंशिएशन में, याद कीजिए, log x का डिफरेंशिएशन क्या होता था, 1/x हो जाता था, तो इसीलिए 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा, log x। और इस फार्मूला पर थोड़ा गौर कीजिए, ये फार्मूला जो है, इस फार्मूला पर थोड़ा आप लोग गौर कीजिए, सभी के लिए एप्लीकेबल नहीं है ये फार्मूला जो है, इस पर थोड़ा आप लोग ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि देखिए ये फार्मूला जो है वो इस x⁴ n जो है, इसमें n का वैल्यू क्या होना चाहिए, n नॉट इक्वल टू 1। सभी के लिए ये फार्मूला एप्लीकेबल है, बस किसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, 1 के लिए। अगर 1 रहेगा तो ये फार्मूला का कभी आंसर नहीं आ सकता है। ओके, तो देखिए स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, ये 5 गो 6 गो जो है ये क्या है, क्वेश्चन है, इसमें 1-2 तो हमको लग रहा है वो आपको बता दे रहे हैं, फिर आप क्या कीजिएगा, इसको होमवर्क आप लोग समझ सकते हैं, अगर नहीं बनेगा आप कमेंट में बताइएगा, जो आपको कहीं से भी, फिजिक्स से भी अगर कोई क्वेश्चन है, या मैथ से भी कहीं पर से पूछ सकते हैं, अगर मैथ का भी कोई दूसरे सर का भी है, अगर नहीं बन रहा है तो आप कमेंट करिए, उस सवाल को हम आपको बनाकर भेज सकते हैं। ओके, तो देखिए आप इसको तो हम बताए हैं पीछे, इसमें अगर 5x या इसी फार्मूला पर देगा x/n/dx जो वाला है, x⁴n/dx, तो x के पावर n+1 इसको क्या कीजिएगा, x के पावर देखिए 5+7 है ना, तो इसको x के पावर 5/7 + 1/5/7 + 1, इसको बटाबर का जोड़ कर लीजिएगा, जोड़ कर जो हो जाएगा, उसके बाद आप इसको लिख दीजिएगा, जो आएगा आंसर वही आंसर हो जाएगा इसका। इसमें है, इसको अलग अलग कर लीजिएगा, जैसे x² इंटीग्रेशन ओवर x² dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ओवर x dx हो गया, प्लस इंटीग्रेशन ओवर 3 dx हो गया। अब आप इसको अलग अलग हो गया, अब इसको x के पावर यहाँ पर 1 हो गया, इसे इसी फार्मूला पर बिठा के आप इसको बना सकते हैं। उसी तरह इसको देखिए sin 2x है, तो देखिए यहाँ पर हम बताए थे आपको कि जो x के साथ लगा रहेगा वही नीचे लिखाता है, तो इसका sin x का डिफरेंस इंटीग्रेशन जो होता है वो क्या होता है, sin x का डिफरेंस इंटीग्रेशन -cos x होता है, sin x का -cos x को तो हो जाता है, लेकिन देखिए नीचे क्या हो जाएगा, cos x के जगह 2x + 5 है, तो यहाँ पर लिखाएगा 2x + 5, सॉरी 5 होगा, 2x + 5 लिख देंगे और नीचे 2 लिख देंगे, यही इसका आंसर हो गया। देखिए ये जो है इसी तरह से ये बन जाएगा, यहाँ पर आप माइनस कर लीजिए, क्योंकि अगर प्लस रहेगा तो ये प्लस वाला ऊपर है तो माइनस कर लीजिए, और x² - +1/x है, तो देखिए x² + 1/x है, तो इसको आप अलग अलग कर सकते हैं। पहले तो इंटीग्रेशन ओवर x² dx हो जाएगा, प्लस इंटीग्रेशन ओवर 1/x dx हो जाएगा। अब देखिए, अब इसको x² dx हो गया, x² dx का इंटीग्रेशन x को टू द पावर इसी x⁴n+1/n+1 को फार्मूला से आप इसको बनाएंगे, तो x के पावर 3 x⁴3/3 है इसका आंसर है, यानी कि x के पावर 3/3 हो जाएगा। और यहाँ नीचे देखिए प्लस क्या है, 1/x dx, आपको log x का जो होता है 1/x क्या होता है, log x का होता है, आप लोग डिफरेंशिएशन से याद कर लीजिएगा, फार्मूला याद जरूर कीजिएगा, क्योंकि ये पूरा फार्मूला पर बेसिस आएगा, जो भी आएगा इस पर फार्मूला बेसिस फिजिक्स में पूछा जाएगा इंटीग्रेशन से। तो देखिए 1/x का क्या हो जाएगा, log x, आंसर सिंपल। तो चलिए ये हो गया आपका इंटीग्रेशन का जो होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। अब इनडिफिनिट इंटीग्रेशन तो खत्म हो गया, अब हम लोग जानते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन के बारे में। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन को कैसे किया जाता है। देखिए डिफिनिट इंटीग्रेशन क्या है, डिफिनिट इंटीग्रेशन वही होता है जो इनडिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन वही होता है जो डिफिनिट इंटीग्रेशन होता है, बात बराबर है, लेकिन इसमें थोड़ा सा फर्क है।
इसमें लिमिट दे दिया जाता है, उसमें लिमिट नहीं रहता है। जो फार्मूला इंटीग्रेशन में यूज होता है ना, वही फार्मूला डिफिनिट इंटीग्रेशन में यूज किया जाता है। लेकिन इसमें एक ही प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये बात का है कि एक फार्मूला जो होता है वही इसमें यूज किया जाता है, जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में यूज होता है वही डिफिनिट इंटीग्रेशन में यूज किया जाता है, लेकिन उसमें लिमिट दे दिया जाता है। जैसे देखिए क्या होता है कि एक हम लोग ऐसे लिख दिए, ठीक है, लिमिट कहाँ से कहाँ तक डाल दी, ए टू बी। ऊपर वाला जो होता है वो उसको हम लिखते हैं अपर लिमिट। इसको क्या बोल सकते हैं? लोअर लिमिट। ऊपर वाला हो गया अपर लिमिट और नीचे वाला हो गया लोअर लिमिट। अपर लिमिट, लोअर लिमिट, और ए लोअर लिमिट, बी अपर लिमिट। अब इसको देखिए क्या किया जाता है, एक फंक्शन ले लिया जाता है, कोई भी फंक्शन आप ले सकते हैं, ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया, चाहे अलजेब्रिकल फंक्शन, कोई भी फंक्शन आप ले लीजिए, उसका एफ और डी एक्स। अब इस फंक्शन के क्या होता है, स्मॉल एफ एक्स, और अपर लिमिट ऊपर यानी कि बी, लोअर लिमिट नीचे यानी कि ए। और इसका फार्मूला क्या होता है? इसका फार्मूला यही होता है एफ बी माइनस एफ ए, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यही इसका फार्मूला होता है। बस और कुछ नहीं है, डिफरेंट इंटीग्रेशन यही है बस। अब यहाँ पर जो फंक्शन रहेगा ना, एफ एक्स की जगह पर जो फंक्शन रहेगा उस हिसाब से उसको इंटीग्रेट किया जाएगा। उसको इंटीग्रेट करने के बाद उसका जो आएगा काम क्रम किया जाता है, ठीक है। तो आप लोग समझ चुके होंगे। अब इस पर एक तो क्वेश्चन कर, हम लोग इसको एक एग्जाम्पल से इसका क्वेश्चन को समझते हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, ओके। इस एग्जाम्पल क्या है? ये एग्जाम्पल है इंटीग्रेशन x टू द पावर 9 dx, और लिमिट कहां से कहां तक है? 0 से 1। अपर लिमिट, लोअर लिमिट x टू द पावर 9 dx। अब देखिए आपको हम बोले हैं फंक्शन में कुछ हेरा फेरी नहीं करना है, इसको आप लोग पूरा समझिए। क्या इसको समझिएगा? डिफरेंट इंटीग्रेशन, डिफरेंट इंटीग्रेशन है ना, आप इसको इंडिफरेंट इंटीग्रेशन, इसको भूलिए, लिमिट को भूल जाइए, इसको इंडिफरेंट इंटीग्रेशन समझकर इसको पूरा को सॉल्व कीजिए। तो देखिए x टू द पावर n को किस फार्मूला पर तोड़ेंगे? तो x के पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1, इसी फार्मूला पर इसको हम लोग तोड़ते हैं। तो x टू द पावर 9 प्लस 1 बाई 9 प्लस 1। अब ये जब फंक्शन हो गया तो इसको क्या करते हैं? अपर लिमिट ऊपर और लोअर लिमिट नीचे, ठीक है ना। अभी तक सही जा रहा है। आगे देखिए, आगे जब हो गया तो 9 एक 10, x टू द पावर 10 बाई 10, लोअर लिमिट नीचे अपर लिमिट ऊपर। कांस्टेंट जो होता है वो आप लोग को बताया जा चुका है कि कांस्टेंट को हम लोग सीधे बाहर खींच देते हैं, जैसे गेट आउट। इसमें से क्या करेंगे? इसको गेट आउट कर देंगे, तो x टू द पावर 10 हो गया, ठीक है, और 1 बाई 10 हो गया। अब देखिए 1 बाई 10 का 1 बाई 10 हो गया। अब अपर लिमिट घटाओ लोअर लिमिट, यानी कि 1 के पावर 10 माइनस 0 के पावर 10, 1 के पावर 10 माइनस 0 के पावर 10 हो गया, यानी कि यही 1/10 इसका आंसर हो गया। तो समझ चुके होंगे आप लोग। इसको क्या करना है? 9 था, इसको पहले जो फंक्शन दिया रहेगा उस फंक्शन के हिसाब से उसको आप लोग सीधे इंडिफिनिट इंटीग्रेशन से उसको इंटीग्रेट कीजिएगा। इस कोर्स में वही होगा जो इंडिफिनिट इंटीग्रेशन में होता है, सिर्फ बाद में जाकर अंत में जाकर उसको अपर लिमिट बना घटाओ लोअर लिमिट, यही करना रहता है और कुछ नहीं करना रहता है। तो एक और क्वेश्चन हम लोग डालते हैं जो ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन का होगा, ओके। ये हो गया। अब डिफरेंट इंटीग्रेशन में एक ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन लेकर, ट्राइगोनोमेट्रिकल फंक्शन लेकर हम उसको डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि उसको सॉल्व कर रहे हैं। तो मान लो एक एग्जांपल के तौर पर ले लेते हैं कि इंटीग्रेशन ओवर cos x dx 0 से π/2 हो गया। यही इसका अपर लिमिट लोअर लिमिट हो गया, cos x का हो गया। cos x का जो इंटीग्रेशन होता है आप इसको किसके समझकर सॉल्व कीजिए, इसको भूलिए, इसको झांप लीजिए हाथ से इसे। अब इसको इंटीग्रेशन समझ के इंडिफरेंट इंटीग्रेशन के तौर पर आप इसको क्या कीजिए, सॉल्व कर दीजिए, यानी कि cos x का क्या हो गया
साइन एक्स कोको नियम का पालन कर रहा है, इसलिए साइन एक्स हो गया। और साइन एक्स हो जाने के बाद आप अपर लिमिट को ऊपर लिखिएगा π/2 और लोअर लिमिट को क्या लिखिएगा नीचे 0। अब इसको क्या कीजिएगा, अपर लिमिट खराब लोअर लिमिट यानी कि साइन π/2 माइनस साइन 0, यानी कि क्या हो जाएगा इसका आंसर साइन 0 0 और साइन 91, यानी कि एक इसका आंसर हो सकता है। मतलब हो सकता नहीं है, हो गया, हो चुका है। तो आप लोग समझ चुके होंगे इंटीग्रेशन के बारे में। तो आप लोग को थोड़ा होमवर्क दे देते हैं। तो चलिए भाई साहब, ये आपका SW हो गया, घर से बनाइएगा। 4 वो क्वेश्चन है, अगर नहीं बनेगा तो आप लोग कमेंट में जरूर पूछिएगा, नहीं पूछिएगा तो ये तो समझिए जाता है, कोई पूछा बच्चा क्या पढ़ता है। तो देखिए यहाँ तक जो हो गया डिफरेंशियल इंटीग्रेशन समझ चुके हैं होंगे आप लोग। तो यहाँ तक करने के बाद हम लोग का जो है वो पूरा मैथमेटिक्स जो होता है वो यूज कितना होता है फिजिक्स में, ये आप लोग समझ चुके होंगे। और ये हमारा जो है वो खत्म हो चुका है। अब आप लोग को फिजिक्स के चैप्टर में चलना है, ठीक है। तो आप फिजिक्स के चैप्टर में चलिएगा। तो देखिए फर्स्ट चैप्टर जो है फिजिकल वर्ल्ड, उस चैप्टर से मेरे फिजिक्स के क्वेश्चन जो एग्जाम होते हैं, कोई भी एग्जाम मान लीजिए, उसमें कोई भी क्वेश्चन नहीं आते हैं। तो सेकेंड चैप्टर से हम लोग स्टार्ट करते हैं क्या, आप लोग और मान लीजिए हम पढ़ा सकते हैं, पढ़ाने के लिए कोई बात नहीं है, पढ़ा देंगे। अगर आप लोग नहीं देखिएगा तो बेगर मतलब में टाइम वेस्ट क्यों करें क्या। अगर देखिए आप लोग को देखने का मन होगा जहाँ हम फिजिक्स का पहला लेक्चर देखें, मतलब फिजिकल वर्ल्ड का जो लेक्चर है, जितना भी उस चैप्टर को आप पढ़ाइए तो हम आपको पढ़ा सकते हैं, उसमें हमको कोई परेशानी नहीं है। आप कमेंट में बता सकते हैं, अगर पढ़ना चाहिएगा तो पढ़ा देंगे। अभी नहीं, अभी तो सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे, फिर बाद में अगर भी आप पढ़ना चाहते हैं तो बाद में भी पढ़ा सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कल से क्या स्टार्ट होगा, कल से स्टार्ट होगा क्या, यही यूनिट एंड मेजरमेंट जो सेकंड चैप्टर है, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग इसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, रिवाइज करके क्या ये मतलब आपको पूरा 11 में मैथमेटिक्स ही है ये एक तरह से। तो चलिए मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।